आज हम शुरू करते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध का दूसरा भाग। कक्षा 8 विज्ञान का यह पहला चैप्टर है। इसका पहला भाग हम कर चुके हैं और उसके अंदर हमने पढ़ा था फसल क्या होती है, फसल का उत्पादन कैसे करते हैं, फसल उत्पादन की आधारिक पत्तियां। आधारिक पत्तियां ये वो काम हैं जो एक किसान को करने पड़ते हैं फसल का उत्पादन लेने के लिए। इसके अंतर्गत हमने जुताई पढ़ी थी, मतलब मिट्टी की तैयारी करना पड़ा था। उसके अंदर क्या क्या औजार चाहिए होते हैं, क्या क्या हमें करना होता है, उसका क्या फायदा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था खाद एवं उर्वरक के बारे में, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, दोनों के क्या फायदे हैं। इससे आगे आज हम शुरू करेंगे सिंचाई। सिंचाई क्या होती है। आप सभी फल खाते होंगे। कई फल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा रस होता है, जैसे कि अंगूर, आम। तो ये इतना रस उनके अंदर कहाँ से आता है। हाँ, जाहिर है पौधे बनाते होंगे, लेकिन इतना पानी उनके अंदर इन फलों के रस के अलावा भी पौधे को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो पानी पौधों के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी पोषक तत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है और इस जल के अवशोषण के साथ जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों को मिट्टी से मिलते हैं या उर्वरक होते हैं, वो भी जल के साथ पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और जल ही एक ऐसा साधन है जो पौधे के हर एक भाग तक पोषक तत्वों को स्थानांतरित करता है। आपको पता होगा कि पौधों को जल यानी कि पानी कहाँ से मिलता है, मिट्टी से। जड़ें अवशोषित करती है। तो पौधे के सबसे ऊपर वाला जो पत्ता है, जो टहनियां हैं, उनको अगर वो पोषक तत्व चाहिए तो वो जल के द्वारा ही पहुंचते हैं। तो ये है जल का महत्व। पौधे के अंदर 90% तक जल होता है। जब पौधा बिल्कुल जन्म लेता है, मतलब अंकुरण के समय, तब से उसे जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना जल के तो अंकुरण भी नहीं हो सकता। हमें नमी चाहिए होती है। और जल पौधों को ठंडी जलवायु, गर्म हवा से बचाकर रखता है। तो इन सब वजहों के कारण, इन सब फायदों के कारण हमें पौधे को जल देना पड़ता है। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। और इस जल देने की प्रक्रिया को, फसल या पौधों को इस जल देने की प्रक्रिया को ही हम सिंचाई कहते हैं। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का अर्थ ये नहीं कि आपने एक बार जल दे दिया या अपनी मर्जी से कभी भी जल दे दिया। जब पौधों को आवश्यकता होती है तभी हम पानी देते हैं, और ये एक निश्चित अंतराल के बाद देना पड़ता है। सिंचाई का समय, कि कब हमें सिंचाई करनी है। बारंबारता, मतलब कि कितनी बार एक फसल में पानी देना है या कितनी बार सिंचाई करनी है, ये मिट्टी के अनुसार, फसल के अनुसार और ऋतु के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कि गर्मी के अंदर हमें बार बार पानी देना पड़ता है पौधों को। क्यों? क्योंकि वाष्पन के द्वारा पानी उड़ जाता है, पानी जल्दी सूखता है। मिट्टी और पत्तियों से वाष्पन जल्दी होता है। सर्दियों के अंदर हमें अपेक्षाकृत पानी कम देना पड़ता है। तो हमें कब सिंचाई करनी है, कितनी बार करनी है, ये सब निर्भर करता है कि फसल क्या है, मिट्टी कैसी है और ऋतु कैसी है। जैसे कि चावल की जो फसल है, उसके अंदर हमें पानी खड़ा ही रखना पड़ता है, हम उसको सुखा नहीं सकते। आपने देखा होगा कि चावल की फसल के अंदर पानी हमेशा ही खड़ा रहता है, लेकिन जब गेहूं की फसल की बारी आती है तो हम पानी देकर छोड़ देते हैं, उसके अंदर पानी हम खड़ा नहीं रखते। तो फसलों के अनुसार, मिट्टी के अनुसार और ऋतु के अनुसार हमें सिंचाई कब और कितनी बार करनी है, ये बदल जाता है। अब बात करते हैं सिंचाई के स्रोत की। सिंचाई के स्रोत का मतलब, जो फसलों के लिए, खेत के अंदर फसलों के लिए जो हमें पानी चाहिए, वो हमें कौन कौन सी जगह से मिलता है। तो आपको इतना पता होगा, आपने आसपास देखा होगा कि क्या तरीके हैं। आजकल जो तरीके प्रचलित हैं, एक नहरों से और एक हम जलकूप यानी कि ट्यूबवेल आदि से हम पौधों को पानी देते हैं, जो अपने हरियाणा के अंदर प्रचलित है। इसके अलावा जो और तरीके हैं, उनमें कुएं, तालाब और झील, नदियां, बांध आदि जल के स्रोत है जो हम इस्तेमाल करते हैं पौधों को पानी देने के लिए। अब हम बात करते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीकों की।
पारंपरिक तरीके मतलब जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, आज तो शायद वो नहीं है प्रयोग में, लेकिन पहले से वो बहुत चलते आ रहे हैं। उनके नाम है मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ये मोट सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है, हम कुएं से या किसी भी पानी के स्रोत से बाल्टियों द्वारा पानी ऊपर खींचते हैं। उसे या तो पौधों को वहां ले जाकर डालते हैं, या फिर जैसा आप देख रहे हैं एक कोई रास्ता बना देते हैं जो खेत तक जाता है। और पानी को खींचने के लिए हम व्यक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जानवरों का भी। जैसे यहाँ पर जो किसान है वो बैलों का इस्तेमाल कर रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ही बैल दूर जाते हैं, पानी की बाल्टी भरकर ऊपर आती है और वो अपने आप ही उसके अंदर डल जाता है। इसके बाद जो भी दूसरा आया है वो है चेन पंप सिस्टम। चेन पंप क्या करता है, बिल्कुल एक चेन होती है जो कि घूमती है और उसके ऊपर 2 या 3 बाल्टियां बंधी होती है, या कोई ऐसा बर्तन बंधा होता है जिससे पानी ऊपर आ सके। जैसे जैसे ये किसान इस पहिए को घुमा रहा है, खाली बाल्टी नीचे जाती है, नीचे से पानी भरकर और उसको ऊपर लेके आती है, ऊपर आकर वो खाली हो जाती है। इस विधि को बोलते हैं चेन पंप। इसके अंदर हम एक बड़ा सा पहिया घुमाते हैं। इसके बाद आ गया ढेकली सिस्टम। ढेकली के अंदर ऐसे ही बाल्टी से पानी उठाया जाता है। तरीका क्या हो जाता है कि एक लीवर जैसा हम लगा देते हैं, बीच में एक डंडा खड़ा होता है, खंबा खड़ा होता है, और उसके ऊपर एक और डंडा जो दोनों तरफ से ऊपर या नीचे हो सकता है, बिल्कुल सीसा झूले की तरह, जो हम झूला लेते हैं ना उसकी तरह है। अब बात आती है रहट सिस्टम की। रहट सिस्टम पिछले दिनों तक प्रयोग में था, अब नहीं रहा, या किसी एक आधी जगह ही आपको मिलेगा। इसके अंदर एक बैल है जो गोल गोल घूमता है, एक चक्कर को घुमाता है, और उसके कारण चेन पंप की तरह ही एक और चक्कर घूमता है जिसके अंदर बर्तन बंधे होते हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं। ये नीचे से पानी ऊपर उठाते हैं और खेत के अंदर चला जाता है। ये सारे जो सिस्टम थे या जो पद्धतियां थी वो इस्तेमाल की जाती थी जब अपने यहाँ कुएं या तालाब होते थे। जब नहरें नहीं थी, पानी लाने का कोई साधन नहीं था, तो हम कुएं से या तालाब से जब पानी ऊपर उठाकर डालना होता था तो इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। रहट सिस्टम इसके अंदर सबसे अच्छा है। इनके अंदर किसान का खर्चा तो कम लगता है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी आता है, अगर आप बाल्टी वालों को देखेंगे तो। रहट सिस्टम में फिर भी अच्छा है पानी देने का सिस्टम। अब बात आती है सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियां जो हम देखते हैं वो है नहरों के द्वारा सिंचाई या ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई। लेकिन आजकल उनसे भी अच्छी विधियां जिसके अंदर कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र ऐसी विधियां हैं जो कम पानी में अच्छी तरह सिंचाई कर सकती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ड्रिप तंत्र क्या होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ड्रिप तंत्र की है। इसके अंदर सारे खेत के अंदर पाइपें बिछाई जाती है और जहां जहां पौधे लगते हैं, जैसे आप देखिए अभी पानी गिर रहा है ना बूंद बूंद करके, ऐसे ही पौधों की जड़ों में केवल पानी गिरता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने कम पानी में सारे खेत की सिंचाई हो सकती है। ये देखिए जहां जहां हम पौधे लगाएंगे वहां वहां ये पाइपें बिछाई जाएगी और जहां पौधों की जड़ें होगी उसके आसपास ही पानी गिरेगा। ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है कि सारे खेत के अंदर ऐसे पाइपें लगाना, लेकिन एक बार लग जाने के बाद आप देखिए बहुत कम पानी में सारे खेत की सिंचाई हो सकती है। ये विधि ज़्यादा कामयाब है अगर हम फलों के पौधे लगाते हैं या सब्जियों के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें पौधे बार बार उनकी जगह बदलनी नहीं पड़ती है। ये है ड्रिप सिस्टम। इसके बाद हम करेंगे छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र के अंदर जैसा कि आपको नाम से ही पता है पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके अंदर एक फुवारा होता है, एक नहीं मतलब बहुत सारे फुवारे सारे खेत के अंदर लगाए जाते हैं और वो पानी का छिड़काव करते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये सारे खेत के अंदर 3 या 4 पाइपें, अगर 1 एकड़ की बात करें हम, 3 या 4 पाइपें लगाई जाती हैं जो कि सारे खेत को पानी देने के लिए पर्याप्त है। ये हम किसी भी
फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी पानी की काफ़ी बचत होती है और जब हम चाहें तब हम पानी दे सकते हैं पौधों को। हाँ, ये थोड़ी-सी खर्चीली ज़रूर है क्योंकि इसके लिए हमें एक तालाब या पानी का संग्रहण करने के लिए कोई चीज़ बनानी पड़ेगी। लगभग हम तालाब खोद के ही बनाते हैं छोटा-सा और उसके अंदर पानी को एकत्रित करके रखते हैं। बाद में मोटर से पानी को छोड़ा जाता है जिससे कि इतना तेज़ प्रेशर बनता है और ये चारों ओर छिड़क कर पौधों को पानी देता है। इससे एक फ़ायदा यह है कि पानी सभी पौधों को और सारे खेत के अंदर बराबर मिल जाता है। अगर हम नहर द्वारा पानी देते हैं तो बहुत सारा पानी खेत के अंदर खड़ा हो जाता है, कहीं तक पहुँच पाता है, कहीं तक नहीं पहुँच पाता है। तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिस्टम ये आधुनिक विधियां हैं जो पानी की बचत करती हैं और सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे हम चलते हैं खरपतवार से सुरक्षा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि खरपतवार क्या होता है। अगर आप कभी खेत में गए हो तो खेत में जो हम फसल उगाते हैं उसके साथ कुछ और पौधे भी अपने आप उग जाते हैं। उन्हें हम नहीं उगाना चाहते लेकिन वो अपने आप उग जाते हैं। और पौधा कोई भी हो वो जमीन से पोषक तत्व भी लेगा, पानी भी लेगा। अगर वो जमीन से पोषक तत्व ले रहे हैं तो जो पौधे हमने फसल के लिए लगाए हैं उनको पोषक तत्व कम मिल पाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी पौधा उगे जो हमारी फसल के पौधों से पोषक तत्व छीन ले। तो इन्हीं पौधों को जो अपने आप उग जाते हैं प्राकृतिक रूप से, अवांछित होते हैं, अवांछित मतलब जिन्हें हम नहीं चाहते, उन्हें खरपतवार कहते हैं। और जब हम इन पौधों को हटाते हैं, निकालते हैं, इस प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि पौधा है तो वो जल भी लेगा, पोषक तत्व भी लेगा, जगह भी लेगा और प्रकाश भी लेगा। क्योंकि अगर मान लो वो पौधा हमारी फसल के पौधों से बड़ा हो गया तो उसकी छाया अपने फसल के पौधों पर पड़ेगी, तो प्रकाश के लिए भी स्पर्धा हो जाती है। और कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। जब हम फसल काटते हैं तो हम नहीं चाहते कि वो साथ में कटे क्योंकि वो विषैले हो सकते हैं। उनके अंदर जो बीज होते हैं वो पशुओं के लिए या मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर वो फसल के साथ कट गए और उनके अंदर जो भी बीज थे वो हमारे अनाज के साथ घर में आ गए, पिस गए, तो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो खरपतवार को हटाने के लिए व उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। सबसे अच्छा समय अगर आपको याद हो तो हमने मिट्टी की तैयारी के समय पढ़ा था कि हम जब मिट्टी को पोला करते हैं उसमें हैरो या कल्टीवेटर चलाते हैं तो उसका एक मुख्य कारण यह होता है कि जो अवांछित पौधे होते हैं, जो खरपतवार पौधे होते हैं, उन्हें हम हटा देते हैं। वो पौधे सूख जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे उत्तम समय होता है जब उनमें पुष्पण व बीज ना बने हो। क्योंकि अगर मान लो खरपतवार पौधों के अंदर बीज बन चुके हैं, उसके बाद हम उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं तो उनके बीज भी मिट्टी में मिल जाएंगे और नए खरपतवार उग सकते हैं। तो सबसे अच्छा समय तब होता है जब उनके अंदर पुष्पण ना हुआ हो या उनके अंदर बीज ना आए हो, उससे पहले हमें उनको हटाना चाहिए। और यह हम हाथ से भी कर सकते हैं या खुरपी से या हैरो की सहायता से करते हैं। उसके बाद आती है रसायनों के उपयोग से भी हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं। उन रसायनों को जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए या उन पर नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। खेतों में इनका पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है। आपने कुछ नाम सुने भी होंगे। एक रसायन है 2,4-D। ये हमें मिलता है, जैसे कि आपको मैं ब्रांड नेम बताता हूँ। राउंड अप आपने सुना होगा, राउंड अप स्प्रे करते, राउंड अप मार दो, ऐसा सुना होगा। वो घास को जलाने के लिए या ऐसे ही खरपतवार नाशियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ओवरकिल है, एक आता है ग्लाइफोसेट। तो ये सब जो रसायन आते हैं उन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर स्प्रेयर द्वारा स्प्रे करते हैं। फुहारे की सहायता से हम खेत में छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के या जो छिड़काव कर रहा है उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इनका प्रयोग हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। सिंचाई
व खरपतवार नाशी के बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाती है कटाई के लिए, मतलब फसल पक चुकी है, अब हमें उसको काट कर घर लेकर आना है, तो कटाई भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। आपने देखा भी होगा कटाई करने के जो पहले इस्तेमाल होता था, हम एक दराती लेते थे, सभी घर के लोग जाते थे, पौधों को काटते थे और उनको वहीं इकट्ठा कर लेते थे। उसके बाद उस पौधे में से हमें अनाज के दानों और भूसे को अलग करना होता था। इस काम को जब हम करते हैं तो इसे थ्रेशिंग कहते हैं, और जब हम फसल को काटते हैं उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो या तो हम फसल को दरांती की सहायता से हाथ से काटते हैं, या एक मशीन आती है जिसका नाम है हार्वेस्टर, उससे काटते हैं। काटने के बाद फसल से बीजों दानों को अलग करना होता है भूसे से, इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग के लिए एक मशीन आती है थ्रेशर, आप जैसे अपनी फोटो में देख रहे होंगे आपके सामने ये जो मशीन है, एक थ्रेशर है, एक है विनोइंग मशीन। विनोइंग मशीन अनाज के दानों में से जो मिट्टी या फूस बच जाता है, मतलब अनाज की सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। थ्रेशर इस्तेमाल होती है अनाज के दानों को, जो पौधे का बाकी भाग है, जो भूसा है, उससे अलग करने के लिए। और इसके लिए एक और चीज हम इस्तेमाल करते थे, फटकना। अगर आपने देखा हो कई बार जब हम चावल निकालते हैं तो चावल के पौधों को हम किसी एक सख्त जगह के ऊपर, ड्रम के ऊपर या किसी सख्त जगह के ऊपर पटक पटक कर मारते हैं, उसे हम फटकना बोलते हैं। उससे भी हम दानों को अलग कर सकते हैं। आजकल एक नई मशीन आई है जिसे हम कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर होगी। ये मशीन दो काम करती है, एक हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटने का, और दूसरा है थ्रेशिंग का, मतलब अनाज के दानों को भूसे से अलग करने का। आजकल ज्यादातर फसलों की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा ही की जाती है। इसके बाद जब हमने फसल काट ली, अब हम फसल को ट्रॉली में डालकर घर ले आए हैं, तो हमें भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। भंडारण अर्थात उसे, यानी कि फसल को रखना संभाल कर। तो जो भी हम फसल लाए हैं उसका भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि फसल हमें 1 या 2 दिन तो रखनी नहीं होती। हो सकता है अगर हम गेहूं लेकर आए हैं तो वो हमें सारे साल रखनी पड़ेगी खाने के लिए, तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से बचाना पड़ता है। और इसी बचाव को जब हम हासिल कर लेते हैं तो उसे हम एक सुरक्षित भंडारण बोलते हैं। हमने देखा कि भंडारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि भंडारण करते कैसे हैं। आपने अपने घर के अंदर गेहूं को भंडार करते हुए देखा होगा कि गेहूं को कैसे रखा जाता है। घर के अंदर जो किसान हैं या हम हैं, वो गेहूं को या तो जूट के कट्टों यानी कि बोरी में रखते हैं, उससे भी ज़्यादा अपने यहाँ धातु के बने टीन के बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जिन्हें हम टंकी बोलते हैं, उनके अंदर रखा जाता है ताकि खराब ना हो। इसके अलावा उनके अंदर चूहे या कोई ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव ना आ पाए, उनको कीट पीड़कों या जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा दी जाती है। उसके लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। आप सोचिए आप घर में क्या करते हैं। हम माचिस की तीलियों को उसके अंदर डालते हैं, नीम के पत्तों को सुखाकर उसके अंदर डालते हैं। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हम अनाज को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। आप अपने मम्मी पापा या बड़ों से पूछिए और उनको कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर नोट करके लाइए। लिख कर लाने हैं कि क्या क्या काम है जो हम गेहूं या चावल को पीड़कों से, कीटाणुओं से या सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए करते हैं। ये बात हुई घर की। इसके बाद सरकार जब गेहूं का या किसी भी अनाज का भंडारण करती है, तो वो कैसे करती है। सबसे पहले इसके दो तरीके हैं, एक साइलो, एक भंडार गृह। अभी जो आप फोटो देख रहे हैं आपके सामने, वो है भंडार गृह। बोरियों के अंदर गेहूं को या अनाज को डालकर गोदाम के अंदर रखा जाता है, और हमारे यहाँ जगह कम होने के कारण बाहर भी रखा जाता है। जैसे आपको दूसरी जो फोटो दिख रही है उसके अंदर बोरियां एक के ऊपर एक तह लगाकर बाहर रखी हुई है, और इनको हम तिरपाल से या किसी पॉलीथीन के कागज से ढक देते हैं, जिससे ये बारिश से बची रहती है। इसके बाद एक पद्धति और आती है जिसे हम कहते हैं साइलो।
साइलो भंडार गृह का एक आधुनिक तकनीक है। अभी ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपको साइलो के बारे में बताया जाएगा। साइलो के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े टीन के पात्र होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनके अंदर गेहूं को रखा जाता है। अभी देखिए, जैसे किसान है या कोई भी सरकार ने अपना गेहूं इसके अंदर डाला, तो यहाँ पर ये गेहूं इस रास्ते से नीचे चला गया जहां से इसको मशीनों द्वारा ऊपर लेकर जाया जाएगा। फोटो के अंदर आप देख रहे हैं ना, एलिवेटर के अंदर ये गेहूं ऊपर चढ़ गया और ये जो मशीन दिख रही है ये गेहूं को साफ करती है। इसके अंदर जो भी भूसा थोड़ा बहुत बच जाता है या मिट्टी होती है, उनको यहाँ पर साफ कर दिया जाता है। साफ करने के बाद जो भी चीजें बचती है वो तो या तो पशुओं के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है या वो भूसे के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है। अभी आपको ये सफाई का प्रकरण दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर गेहूं की सफाई होती है। और जो भूसा आया है, जो भी अलग चीज आई है, ये देखिए एनिमल फीड या फिर बायोगैस के रूप में, बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये मशीन है जो ग्रेडिंग करती है और बड़े बड़ी टंकियों के अंदर इनको, ये जो टंकियां आप देख रहे हैं ना अभी इस साइड में, इन टंकियों के अंदर इनको रखा जाता है। तो इन सभी टंकियों के अंदर अनाज को सुरक्षित भंडारित करके रख दिया जाता है। इनको साइलो बोलते हैं। ये बात हो गई अनाज को सुरक्षित रखने की। तो हमने फसल के बारे में, फसल को उगाने से लेकर फसल को पकाकर काटने के बाद उसको भंडार करने तक सभी बातें समझी और पढ़ी। अब हम बात करते हैं उस भोजन की जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। आपको हम पहले भी 6th क्लास में और 7th क्लास में बता चुके हैं कि जंतुओं से हमें कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भोजन जो है दूध हम प्राप्त करते हैं गाय, भैंस, बकरी आदि से, और उसके दूध से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो जब हम भोजन के लिए पशुओं को पालते हैं तो इसे पशुपालन कहते हैं। जैसे हम फसल की देखभाल करते हैं, बुआई के बाद कटाई तक, बीच में सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षना, ऐसे पशुओं की भी देखभाल करनी पड़ती है। आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई पशु रखता होगा, पशुपालन करते होंगे, जो पशुओं को पालते हैं दूध लेने के लिए। तो आपको ये सारे काम पता होंगे कि पशुओं की संभाल कैसे की जाती है। उनको नहलाना पड़ता है, उनको अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह पर रखना पड़ता है, उनको अच्छा भोजन खिलाना पड़ता है। तो जब ये सब कार्य किए जाते हैं पशुओं के साथ उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम पशुपालन कहते हैं। इसके बाद आता है मछली पालन। मछली स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा आहार है। मछली से हमें कोड लीवर तेल मिलता है। हमने भोजन जब हम पशुओं से प्राप्त या जब भोजन के बारे में पढ़ते हैं तो कितने सारे पोषक तत्व होते हैं जो कोड लीवर ऑयल से हमें मिलते हैं। इसमें विटामिन डी भी बहुत मात्रा में मिलता है। तो मछलियों को जब पाला जाता है कि हम मछलियों से भोजन प्राप्त कर सकें, तो उसे मछली पालन भी कहा जाता है। तो अब बात हुई फसल के बारे में, मछलियों के बारे में और पशुपालन के बारे में। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप इसको अपनी बुक में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझे बताएंगे। इसके बाद आपका मूल्यांकन आता है जो आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं। तो आप इनको भी वीडियो पॉज करके लिए रफ नोटबुक में इनको लिख लीजिए। उसके बाद बुक में देखकर या आप अब तक समझ चुके होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया, इस वीडियो को दोबारा देखकर इन सब के आंसर्स, उत्तर अपने नोटबुक में नोट कीजिए। धन्यवाद।